अभी तक हमने दो वीडियो के अंदर सरकार के जो दो अंग जिसके अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया। आज का जो अपना टॉपिक तीसरा जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करने इसका संगठन है उसके बारे में। संगठन में पहला जो बिंदु है उसमें न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। जो देश का मूल संविधान है उस संविधान के अनुसार देश के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश यानी 1 + 7, एक देश में मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ये प्रावधान मूल संविधान के अंदर था अपने। टोटल न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसके जो न्यायाधीशों की संख्या, इसका क्षेत्राधिकार, वेतन, भत्ते, ये सब तय करने का जो कार्य है वो संसद का है, वो संसद का है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, बढ़ाई जाएगी समय समय पर। वो उसका क्षेत्राधिकार, कार्य करने का क्षेत्र क्या होगा और इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, ये सब तय करने का अधिकार है वो है संसद को। 2008 के अंदर, फरवरी 2008 की बात है, 2008 में जो अपना संविधान है उसके अंदर कुछ थोड़ा परिवर्तन, उसके अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 1 + अन्य न्यायाधीश 30, यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या अब जो है वो है 31। ये परिवर्तन हुआ है। अब न्यायाधीशों की संख्या 31 सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब बात इनकी नियुक्ति के संदर्भ में। नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और यदि राष्ट्रपति ऐसा महसूस करे तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह भी ले सकता है। सीधे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और सलाह भी वो ले सकता है अगर ऐसा वो समझे भी इनसे सलाह लेनी आवश्यक है तो। वर्तमान के अंदर जो नियुक्ति का सिस्टम है ये तो पहले का है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति, कॉलेजियम पद्धति में क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो इसके अंदर आते हैं। ये न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं और राष्ट्रपति को उन्हीं एक नाम से न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है। ये पद्धति होती है कॉलेजियम पद्धति। ध्यान में होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य इसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनका समूह है राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित करते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं में से किसी एक को न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये हो गई नियुक्ति की बात। अब योग्यताएं, न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। योग्यता के बाद पहली बात जो कॉमन है सभी के लिए आती है, भारत का नागरिक।
दूसरी बात, जो उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ये हो सकती है। या इसके लिए जो दूसरी शर्त है, किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। चाहे ये शर्त पूरी कर रहा हो कि किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों के अंदर लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, यह उसके लिए योग्यताएं। अगला टॉपिक जो इसका है, कार्यपालिका व महाभियोग, कार्यपालिका तथा महाभियोग। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक, न्यायालय बड़ा है, आयु बड़ी है, ये थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखोगे। उच्च न्यायालय वाला है वो 62 वर्ष के लिए होता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक पद पर आसीन रह सकता है, पद पर बना रह सकता है, और अगर वो चाहे तो इससे पूर्व भी उसको पद से हटाया जा सकता है, और इससे पहले भी पद से हटाया जा सकता है, खुद भी त्याग पत्र दे सकता है इससे पहले, मतलब खुद भी त्याग पत्र दे सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। हटाने के लिए जो प्रक्रिया क्या है कि उसके लिए उस पर आरोप सिद्ध, यानी सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद है वो न्यायाधीश को उसके समय से पूर्व भी हटा सकती है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी कि संसद के दोनों सदन पृथक या अलग अलग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग 2/3 बहुमत से न्यायाधीश को अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला साबित कर दे, प्रमाणित कर दे, तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
आदेश से उस न्यायाधीश को जिसके विरुद्ध ऐसा हुआ है, उस न्यायाधीश को पद से हटना होगा, पद से हटना होगा। एक बार इसको दोबारा रिपीट कीजिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है और इससे पूर्व वो त्याग पत्र भी दे सकता है, पद अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है और इससे पहले उसको पद से हटाया भी जा सकता है। हटाने के लिए क्या होगा कि उसके खिलाफ, जिस न्यायाधीश के खिलाफ सिद्ध कदाचार यानी कोई कदाचार का आरोप सिद्ध या वो असमर्थ काम करने में, तो इसके लिए जो संसद है वो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसको अयोग्य साबित कर दे, उसको आपत्तिजनक आचरण वाला साबित कर दे, तो साबित करने के बाद भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटना होगा। अगला टॉपिक, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उत्तम कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की बात है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को, अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ साथ उनको पेंशन तथा सेवानिवृत्ति पेंशन, ग्रेचुइटी जो बोलते हैं, सेवानिवृत्ति पेंशन की भी सुविधा प्राप्त होती है और इनके जो वेतन भत्ते हैं वो समय समय पर संशोधित होते रहते हैं संसद के द्वारा। अगला जो बिंदु है, उन्मुक्तियां का मतलब न्यायाधीश को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। न्यायाधीश जो होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनके जो कार्य है और जो निर्णयों से उन्मुक्तियां या निर्णयों की कोई आलोचना नहीं कर सकता है, आलोचना नहीं कर सकता है। जो फैसला हो गया सो हो गया, बाद में कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। न्यायालय का निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वो सर्वोपरि होता है, उसको सबको मानना ही होता है। तो उनके कार्यों और उनके निर्णयों की कोई आलोचना नहीं है, इनको आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। अगला बिंदु, न्यायालय का मुख्य स्थान। न्यायालय का मुख्य स्थान संविधान का अनुच्छेद 130 है, उसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और उच्चतम न्यायालय का या न्यायाधीश के पद पर जो व्यक्ति कार्य कर चुका है, बाद में उस पर पाबंदी ये भी है कि वो किसी भी न्यायालय के अंदर वकालत नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर प्रतिबंध भी रहता है।
यानी न्यायालय में, किसी न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पे जो कार्य कर चुका होता है, बाद में वो किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो ये हुआ न्यायपालिका, जिसका जो सर्वोपरि जो शिखर है सर्वोच्च न्यायालय, उसका संगठन का वर्णन। बढ़िया क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में जो इसका जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।